नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्टडी विद डीके दिलीप ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे सामाजिक अध्ययन पेपर की, जो डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर में 5वें पेपर के रूप में पढ़ाया जाता है। और हमने चर्चा किया था, मौर्य वंश को लेकर के शुरुआत की थी। इसमें हमने चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य वंश की स्थापना तथा उसके द्वारा विजित किए गए प्रदेशों, संधियों को जाना, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था को जाना, और इसके बाद हमने चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल की, क्योंकि बिंदुसार के बारे में बहुत सारी चीज़ों की जानकारी बहुत कम ही मिलती है और उसका कोई विशेष जो है योगदान भी नहीं था। बल्कि जो है कुछ विशेष धर्म दर्शनों में उसकी रुचि थी और बहुत कम समय तक लगभग शासन किया उसने। इसके बाद उसका पुत्र बिंदुसार का पुत्र अशोक, जिसको हम सम्राट अशोक या प्रियदर्शी अशोक के नाम से जानते हैं, आज हम लोग उसी की चर्चा करेंगे। अशोक का शासनकाल कैसा था, अशोक की धार्मिक व्यवस्था कैसी थी। इसके बाद हम लोग मौर्य वंश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था पर चिंतन करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि सम्राट अशोक का प्रारंभिक जीवन कैसा था। तो हम देख रहे हैं कि अशोक 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक शासन करता है और यह बिंदुसार के 16 रानियों में एक ऐसा पुत्र था जो सम्राट अशोक के नाम से जाना गया। ऐसा उल्लेख मिलता है कि बिंदुसार के 101 पुत्र थे, जिनमें से 99 भाइयों की अशोक ने हत्या करके जो है साम्राज्य को खड़ा किया था। और इन पुत्रों में सुमन, जिसको दिव्यावदान में सुसीम कहा गया है, सबसे बड़ा था। और उसके बाद अशोक था, उसके बाद तिष्य सबसे छोटा इसका भाई था। इसके बाद को अगर हम देखें तो इसकी माता का नाम शुभांगी या शुभद्रांगी या महाबोधि वंश में धम्मा कहा गया। तो इस सारे मतों में बहुत सारे भेद हैं, कई संदिग्ध बातें हैं माता को लेकर, पत्नी को लेकर। अशोक की भी कई रानियां का उल्लेख मिलता है, जिनमें से देवी संघमित्रा, पद्मावती, करुआकी, असंधिमित्रा, इस प्रकार से इसकी रानियों का उल्लेख है। जिनमें से अगर हम रानी पद्मावती की बात करें, जिससे कुणाल नाम का इसका पुत्र उत्पन्न होता है, और करुआकी पत्नी से तीवर नाम का पुत्र उत्पन्न होता है। तो ये तो रहा इसके जो है वैवाहिक या पत्नियों का उल्लेख। अब इसके हम राज्यारोहण की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बिना राज्यारोहण के, बिना राज्याभिषेक के
किसी भी साम्राज्य की साम्राज्यवादी नीति का पालन या साम्राज्यवादी नीतियों को नहीं किया जा सकता है। तो अशोक का जब राज्यारोहण होता है तो उस समय बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व में होती है और उसी समय जो है बिंदुसार की मृत्यु के समय जो है तक्षशिला इत्यादि का जो विद्रोह होता है उसमें उसने उसका दमन किया अशोक ने। और 273 के बाद 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हो जाता है और अपने पिता की मृत्यु के बाद जो है पुत्र को ही राज सिंहासन प्राप्त होता है। इस प्रकार अगर हम उसके राज्यारोहण और राज्याभिषेक दोनों की बात करें तो दोनों में 4 वर्ष का अंतर मिलता है। इसके अलावा अगर हम कुछ प्रारंभिक अशोक की जो महत्वपूर्ण जो विजयें थी उसकी बात करें तो चंद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण पंजाब पर अधिकार कर लिया, अर्थात कश्मीर को अभिजित नहीं किया था। ये काम अशोक के द्वारा किया गया। कश्मीर को उसने विजय किया कश्मीर को और घाटी में श्रीनगर की स्थापना की, अर्थात श्रीनगर नाम का एक नगर बसाया जो अशोक द्वारा बसाया गया था। और इस बात की जो है पुष्टि या इसका उल्लेख कल्हड़ की राजतरंगिणी में भी होता है कि अशोक ने कश्मीर की विजय की थी। इसके अलावा इसका एक महत्वपूर्ण विजय है जो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष के बाद होता है, अर्थात 261 ईसा पूर्व में 269 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक होता है इसका और 261 ईसा पूर्व में इसका जो महत्वपूर्ण विजय है, जो सबसे मुख्य विजय है, उसे हम कलिंग विजय के नाम से जानते हैं। यह आधुनिक उड़ीसा प्रांत में है जहाँ पर कलिंग को विजित किया था सम्राट अशोक ने। और ऐसा भी उल्लेख था कि इस के शासनकाल में जो 13वां शिलालेख है उसमें भी इस बात का जो है उल्लेख है कि कलिंग विजय के दौरान उसने 1.5 लाख मनुष्य बंदी बनाए, देश से बाहर ले गए और 1 लाख मनुष्य मारे गए। तो इस सारी महामारी को लेकर के या इस सारे नरसंहार को लेकर के सम्राट अशोक के हृदय में, उसके मन में, उसके अंतःकरण में बहुत दुख हुआ, बहुत खेद हुआ। और इस रक्त रंजित भीषण युद्ध को देखकर अशोक का हृदय इतना द्रवित हो गया कि वह कभी युद्ध न करने की प्रतिज्ञा कर लिया। अर्थात अशोक ने सदैव के लिए जो है युद्ध विराम की नीति अपना ली और बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया कलिंग युद्ध के बाद। और उसने देवनाम प्रिय नाम की उपाधि भी धारण की कलिंग युद्ध के बाद। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अशोक ने शासनकाल के 13वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया, क्योंकि कलिंग उस समय एक शक्तिशाली राज्य था, कलिंग के पास एक विशाल सेना थी। और इस प्रकार कलिंग की स्वतंत्रता को समाप्त करने के लिए जो है अशोक ने निश्चय किया तथा इसके जो भीषण परिणाम हुए, रक्तपात हुए, इसको देख करके जो है कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने सदैव के लिए जो है युद्ध को समाप्त कर दिया या युद्ध की विराम नीति अपना करके बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। क्योंकि बौद्ध धर्म या बुद्ध धर्म को अपनाने वाले को अहिंसा पालन करने वाला बताया जाता है, क्योंकि उसमें हिंसा का कोई उल्लेख नहीं है, हिंसा आप नहीं कर सकते हैं। धीरे धीरे इसके हम जो है और जो धर्म थे, बौद्ध धर्म थे, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि अशोक का धर्म जो था वह कैसे कैसे जो है प्रसारित हुआ, कहाँ कहाँ प्रचार किया गया और इस धर्म की क्या विशेषताएं हैं। तो हम देख रहे हैं कि अशोक के धर्म का जो विषय है वह सत्य, अहिंसा और जीव के कल्याण
को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा माना गया है और अपना सारा ध्यान मानव कल्याण के लिए ही लगाया, क्योंकि मानव कल्याण से ही जो है अशोक ने बौद्ध धर्म पर अपना जो है एक विशाल धार्मिक साम्राज्य जिसको कह सकते हैं खड़ा किया। अशोक के धर्म या अशोक के बौद्ध धर्म के बारे में जो बुद्धम धम्मम संघम शरणम जो आस्था थी, इसका भी उल्लेख मिलता है। सबसे बड़ी बात है कि अशोक के जो धर्म की विशेषताएं थी उनमें अगर हम देखें तो सार्वभौमिकता की बात मिलती है, अर्थात इसमें सारे धर्मों का समावेश है, सभी धर्म समान रूप से इसमें मान्य हैं और सभी धर्मों में श्रेष्ठ है और सभी धर्मों का इसमें समन्वय है, सांप्रदायिकता नहीं है, संकीर्णता नहीं है और ना ही धार्मिक कट्टरता और धर्मांधता है। तो सार्वभौमिकता का तात्पर्य यही है कि सर्वधर्म में श्रेष्ठ समन्वय की बात देखने को मिलती है अशोक के धर्म में। इसके अलावा श्रेष्ठ पवित्र नैतिकता की भी बात की जाता है अशोक के धर्म में। नैतिकता होनी चाहिए, पवित्र आचरण पर बल दिया जाना चाहिए, मानव जीवन की जो नैतिक आचरण है उनको धर्म से जोड़ा जाए और शुद्ध नैतिक आचरण को अनिवार्य किया जाए। अगला है मूल धार्मिक तत्वों पर बल दिया गया, अर्थात जो बाह्य आडंबर थे, अनुष्ठान थे, उसको महत्वहीन बताया गया। जो मूल धार्मिक तत्व है, मानव कल्याण की बात करे, वही मूल धर्म है, वही दार्शनिक सिद्धांत है और जो भी बाह्य क्रिया विधि हैं, जो बाह्य आडंबर हैं जो करे जाते हैं, उसको जो है निरर्थक बताया है अशोक ने। इसके अलावा अहिंसा की बात किया गया कि अहिंसा ही उच्च है, हिंसा का यहाँ पर कोई स्थान नहीं है, अर्थात अशोक के धर्म में हिंसा का कोई अर्थ नहीं है, अहिंसा ही सब कुछ है। और सहिष्णुता की बात अगर करें तो सार्वभौम होने के कारण जो है सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार किया गया, यानी वसुधैव कुटुम्बकम की बात। तत्वों की बल की बात किया हमने कि मूल धर्म जो है, मूल बातें जो है वो धार्मिक तत्वों पर ही बल दे रही हैं और ना कि बाह्य आडंबरों पे। नैतिक आचरण की बात किया गया, अहिंसा की बात की गई। तो इन सारे चीज़ों को जोड़ करके इसके साथ साथ में अन्य धर्मों के लिए भी स्थान था। ऐसा नहीं था कि केवल आप बौद्ध धर्म का ही जो है पालन करें, बल्कि अन्य धर्मों को भी, क्योंकि सर्वधर्म समभाव की भावना थी अशोक के काल में। सभी धर्म जो है समन्वित रूप से शामिल थे, कोई किसी भी धर्म को अपना सकता था, अर्थात कोई भी व्यक्ति अशोक के धर्म को अंगीकार करके अन्य धर्म का भी पालन कर सकता था, ऐसी बातें मिलती हैं। अब हम लोग जो है मौर्यकालीन जो संस्कृतियां थीं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि मौर्यकालीन संस्कृतियां क्या थीं। तो इन संस्कृतियों में हम देख रहे हैं कि जो इनकी सामाजिक दशा थी, उस सामाजिक दशा में दो बातें मिलती हैं। एक तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के द्वारा जो विवरण मिलता है उसकी बात, और दूसरा जो मेगस्थनीज के द्वारा मौर्य प्रशासन के बारे में मिलता है उसकी किताब इंडिका से, उसकी बातों को। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि मौर्यकालीन सभ्यता या अशोककालीन सभ्यता संस्कृति को लेकर के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक दशा का वर्णन करना है तो हम पहले इसमें मेगस्थनीज के सामाजिक दशा के बारे में जो बताया है, तो समाज में इन्होंने कहा कि 7 जातियां होती हैं और इसी प्रकार कौटिल्य के द्वारा भी जो है वर्ण व्यवस्था की बात की जा रही है और इन्होंने भी समाज में 7 जातियों का उल्लेख किया है और वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत 4 वर्णों का उल्लेख किया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि। और गुप्तचरों की भी बात की जा रही है। तो गुप्तचर
की जो दशा थी ये भी जो है 7 जातियों में विभक्त थी। समाज जो है नैतिक दृष्टि से उच्च कोटि का था। स्त्रियों की स्थिति संतोषजनक थी। और भोजन में अगर हम इनकी बात करें तो गेहूँ, चावल, जौ, फल, दूध, दही आदि का जो है सेवन करते थे। विवाह की बात अगर करें तो इसमें बहुविवाह प्रचलित था, जिसमें कौटिल्य के अनुसार 12 वर्ष की कन्या का विवाह 16 वर्ष के बालक से कर देना चाहिए, ऐसा उल्लेख किया गया है। और विवाह के प्रकार में जो 8 प्रकार हैं उसका भी वर्णन मिलता है। स्त्रियों का अपने पति की संपत्ति पर अधिकार था और उनको विवाह विच्छेद करने का भी अधिकार था, ऐसा कौटिल्य ने कहा है। तो मौर्यकालीन समाज में स्त्रियों का स्थान पुरुष के समक्ष गौर था, ऐसा हम देखने को पा रहे हैं। क्योंकि स्त्रियों या उनके विवाह विच्छेद को लेकर के या पति के संपत्ति के अधिकार को लेकर के इस टाइप की धारणा जो है देखने को मिल रही है। इसके अलावा खान पान हमने देख लिया। वस्त्र आभूषण को देख लेते हैं कि वस्त्र आभूषण जो है इनका सादा जीवन उच्च विचार वाला था। एक साथ लोग जो है तिपाई का आकार मेज पर रख के बैठते थे, इस टाइप से। मनोरंजन में अगर हम देखें तो नर्तकियों, गायन, द्यूत क्रीड़ा, रथ दौड़, मल्ल युद्ध आदि जो है इसके द्वारा मनोरंजन के साधन थे। शिक्षा को लेकर के अगर देखें तो शिक्षा में तक्षशिला, उज्जैन, बनारस आदि जो है शिक्षा के केंद्र थे। तो ये रही इनकी जो है सामाजिक दशा। और इसके बाद अगर हम आर्थिक दशा की बात करें तो मौर्यकालीन आर्थिक दशा का वर्णन जो है कृषक वर्ग या जो किसान वर्ग था उसी पर निर्भर था, अर्थात जो आर्थिक दशा थी कृषि पर निर्भर थी। और भूमि कर के रूप में कृषि का 1/6 भाग जो है राज्य को दिया जाता था। सिंचाई के लिए तमाम झीलों का निर्माण कराया गया। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया कि सुदर्शन नामक झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया अपने राज्यपाल सुविशाख के द्वारा। तो कहीं न कहीं सिंचाई के लिए उत्तम साधन थे, उत्तम व्यवस्था थी। इसके अलावा कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में उन अनाजों का उल्लेख किया है जो किसान द्वारा बोए जाते थे, जिसको हम देख लेते हैं। शाली, ब्रीही, कोदो, तिल, ककुनी, दादक, मूंग, उड़द, कुल्थी, जौ, गेहूँ, मटर, अलसी, सरसों इत्यादि, ईख, कपास, ये सारी चीज़ें जो आज के समय में उगाई जा रही हैं, इन सारे अन्नों का उल्लेख कौटिल्य के द्वारा किया गया। उद्योग धंधों की बात अगर करें तो उद्योग धंधों में बहुत सारे जो है वस्त्रों का व्यापार होता था। रेशम वस्त्रों का, ऊन के वस्त्रों का, आभूषणों का, लकड़ी का, रथ का, जलयान, शस्त्रों का, और व्यापार के बहुत सारे केंद्र भी थे। इसमें काशी है, कोंकण क्षेत्र है। कपास के सूत्र से बने वस्त्र 7 देशों के अच्छे होते थे, जिनमें माधुर, अपरांतक इत्यादि जो भी चीज़ें थीं। और व्यापार का अगर दृष्टिकोण देखें तो जो व्यापार था इनका बहुत दूर दूर तक था, उत्तर से दक्षिण तक देखा जाए। कौशल, कश्मीर, विदर्भ, कलिंग आदि जो है, या पूर्व पश्चिम में भी इनके जो है व्यापारिक दृष्टिकोण को देखने को मिल रहा है। धार्मिक दशा हमने देख ही लिया कि मौर्य काल में जो है या अशोक काल में सर्वप्रथम पहले जो है ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था अशोक। और ब्राह्मण धर्म के अलावा बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का भी जो है उल्लेख मिलता है। तो अगर हम अशोक के दृष्टिकोण से देखें तो ऐसे तो मौर्य काल में मुख्य धर्म जो है ब्राह्मण धर्म प्रमुख था, लेकिन धीरे धीरे स्थितियां बदलती गई और उस ब्राह्मण धर्म को जो है बौद्ध धर्म ने जगह ले लिया, जैन धर्म ने जगह ले लिया। इसके बाद इन आर्थिक या धार्मिक दशाओं में
बहुत सारे ऐसे संप्रदाय हुए जिनको हम श्वेतांबर और दिगंबर के नाम से जानते थे। और मौर्यकालीन कला की बात अगर करें, मौर्यकालीन कला कैसी थी, तो मौर्य काल में कला का जो है बहुत सारा विकास हुआ प्रचुर मात्रा में, क्योंकि वास्तुकला में स्तूप, स्तंभ, राजप्रसाद, गुफाएं या मूर्ति कलाएँ इत्यादि जो है देखने को मिल रही हैं, जिसका उल्लेख हम लोगों ने अशोक के काल में देखा। स्तूपों का निर्माण कराया अशोक ने, शिलालेखों का निर्माण कराया, स्तंभ लेखों का निर्माण कराया, गुहा लेखों का निर्माण कराया। अगर हम स्तूप की बात करें तो सांची के पास जो है अशोक के द्वारा बनाया गया एक विशालकाय, मध्य प्रदेश में है, ये स्तूप का निर्माण करवाया। स्तंभों की बात करें तो बहुत सारे स्तंभों का निर्माण करवाया, जिस पे अपने जो है बौद्ध धर्म के जो विचार थे उसको उल्लेख करवाया था उसने। राजप्रसाद बनवाए गए, जिनमें भवन निर्माण कला जो है बड़ी उन्नत दशा में थी। गुफाओं को काट करके, पत्थरों को काट करके जो है गुफाएं बनाई जाती थीं, उस पर उन्नत चमकती पालिश कराई जाती थी, जिनमें से नागार्जुन गुफा या नागार्जुन पहाड़ी पर गुफा, सुदामा गुफा इत्यादि को हम देख रहे हैं। इसके अलावा मूर्तियों का भी उल्लेख मिलता है, जो मूर्तिकला के रूप में हम देखते हैं। जो चवर धारणी स्त्री की मूर्ति का उल्लेख हम देख रहे हैं, जो दीदारगंज में है, तो यक्ष की मूर्ति है, बेसनगर की स्त्री मूर्ति है। तो इस टाइप की जो है मौर्यकालीन कलाओं को हम लोग देख रहे हैं। हाँ, एक चीज़ ये देख रहे हैं कि मौर्य काल में बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया था। इसके अलावा लकड़ियों का भी प्रयोग मिलता है, और भवन निर्माण में पत्थरों का भी उपयोग मिलता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि मौर्य काल की या अशोक के काल की जो भी दशाएं थीं बड़ी उन्नत दृष्टिकोण वाली थी, उन्नत किस्म की थी। अब हम लोग मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में या मौर्य वंश के पतन के जो कारण थे उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य का पतन क्यों हुआ। तो हम देख रहे हैं कि मौर्य साम्राज्य पतन में अनेक जो है उत्तरदायी कारण थे। तो सबसे पहले देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य इतना विशाल क्षेत्रों वाला था, और अशोक के मृत्यु के बाद पतन की ओर जो है या विघटन की ओर अग्रसर होने लगा, क्योंकि उस समय इतने विशाल साम्राज्य को चलाने के लिए कोई ऐसा शासक नहीं आया जो उसको संभाल पाता। जो सबसे पहला कारण मिलता है वो है अयोग्य उत्तराधिकारी अशोक के मृत्यु के बाद कुणाल, दशरथ, संप्रति शालिशक, देवमर्या, शतधनुष और बृहद्रथ उत्तराधिकारी हुए। जो बृहद्रथ है यही मौर्य वंश का अंतिम शासक था। इन सब में ऐसी योग्यता नहीं थी जो मौर्य साम्राज्य को संभाल पाते, इतने बड़े साम्राज्य को बनाए रखते। और इन सारे लोगों ने अपने इस राज्य कार्य में सैनिक मामलों में कोई दिलचस्पी भी नहीं ली। सब लोग सारा भोग विलास के रूप में जो है अपना जीवन व्यतीत किए, और इसका लाभ उठा करके उस समय पुष्यमित्र शुंग नाम का एक सेनापति था, जिसने बृहद्रथ की हत्या करके जो है सत्ता हासिल कर लेता है और शुंग वंश की स्थापना करता है मौर्य वंश के पतन को करने के बाद। अर्थात बृहद्रथ की हत्या कर देता है पुष्यमित्र शुंग और शुंग वंश की स्थापना करता है। तो कहीं न कहीं केंद्रीय शक्ति इनकी निर्बल होती गई, और साम्राज्य का विस्तारपन और शासकों का अयोग्य होना मौर्य साम्राज्य के पतन का सबसे बड़ा जो है कारण बना।
इसके अलावा अगर हम दूसरे कारण को देखें तो अशोक की अहिंसा नीति भी जो है सैनिक दृष्टि से साम्राज्य के लिए घातक हो गई, क्योंकि बिना सैन्य शक्ति के किसी भी साम्राज्य को चलाया नहीं जा सकता है। और जो भी उसके उत्तराधिकारी हुए वो भी इस शक्ति को नहीं बढ़ा पाए, इस नाते मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। अगर हम अशोक के धार्मिक नीति को लेकर चलें तो अशोक के धार्मिक नीति ने हिंदुओं को, विशेषकर ब्राह्मणों को मौर्य साम्राज्य का शत्रु बना दिया गया, क्योंकि ब्राह्मण वंश या ब्राह्मण संप्रदायों का जो है इसने धीरे धीरे अवहेलना करना शुरू कर दिया और एक नए धर्म की उन्नति के लिए जो है काम किया। तो इसका भी एक कारण देखने को मिल रहा है कि ब्राह्मण धर्म या ब्राह्मण बौद्ध उन्नति में जो है इसने कोई ख़ास काम नहीं किया। इसके अलावा अगर दूसरे कारण में देखें तो अगला जो कारण है वह है अंतापुर और दरबार के षड्यंत्र या आंतरिक जो भी व्यवस्थाएं थीं उनमें भी कहीं न कहीं पारस्परिक विद्वेष, षड्यंत्र की भावनाएं चलने लगीं अशोक के मृत्यु के बाद। और उनके दरबार में कई दल जो है हो गए और इस दल के द्वारा आंतरिक विद्रोह कलह के द्वारा जो है स्थिति पर नियंत्रण जो है नहीं पाया जा सका और इसका लाभ उठा करके जो सशक्त लोग थे, प्रांतीय अधिकारी थे, शक्तिशाली लोग थे, वह स्वतंत्र हो गए और इस मौर्य साम्राज्य को अपने हाथों में लिया। और धीरे धीरे जो है अधिकारियों का अत्याचार भी प्रजा पर, शासन पर बढ़ने लगा, क्योंकि कठोर प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा किसी भी व्यवस्था को चलाया नहीं जा सकता है। इसके साथ साथ यातायात के साधनों का भी अभाव देखने को मिल रहा है। किसी भी साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए यातायात के साधन होने चाहिए। अगर सुदूर प्रांत में हमें व्यवस्था बनानी है तो बिना यातायात के किसी भी विद्रोह को दबाया नहीं जा सकता, ना तो कोई प्रशासनिक कार्य किया जा सकता है। इसके बाद अगर हम उसी समय यवनों का आक्रमण जो है मौर्य साम्राज्य पर किया गया, पश्चिमोत्तर प्रदेशों पर मगध राज के, क्योंकि यवन देख रहे थे कि मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे क्षीण हो रहा है और उसी समय यवनों का आक्रमण होता है और इस यवनों के आक्रमण होने से भी जो है मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बनता है। इसके अलावा गुप्तचर विभाग की शिथिलताएं भी हो गईं। गुप्तचर विभाग अत्यंत क्रियाशील नहीं रह गया अशोक के काल के बाद से, उनकी भी उपेक्षा की जाने लगी और उनका जो केंद्रीय नियंत्रण था कर्मचारियों का गुप्तचरों पर, वह भी जो है स्वतंत्र होने लगा। तो धीरे धीरे मौर्य काल में राजकीय कर्मचारियों की निरंकुशता, गुप्तचरों की शिथिलता, यवनों का आक्रमण, यातायात के साधनों का अभाव, अंतःपुर या आंतरिक कलह द्वेष, अशोक की धार्मिक नीति, अशोक की अहिंसा नीति, अशोक के अयोग्य उत्तराधिकारियों के होने के नाते अशोक मौर्य साम्राज्य का जो है पतन हो जाता है। आर्थिक कारण में अगर हम देखें तो मौर्य साम्राज्य के प्रारंभ में राज्य में आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए कठोर कदम उठाए गए थे, जिसके कारण राज्य की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। लेकिन धीरे धीरे राज्य में आर्थिक संकट छा गया और मौर्य साम्राज्य के पतन का एक कारण बना, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था अगर ठीक नहीं होगी तो किसी भी साम्राज्य, किसी भी समाज, किसी भी व्यवस्था का जो है पतन धीरे धीरे हो जाता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बहुत सारे कारण हैं और इसके अलावा अशोक के जीवन को हमने देखा, अशोक के विजयों को देखा, अशोक की धार्मिक नीतियों को देखा। इसके साथ जो है अब आज का जो है क्लास यहीं पर समाप्त होता है। हम लोग अगले वीडियो में अगले वंश के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।
एक बार फिर आप लोगों का स्टडी विद डीके दिलीप ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे सामाजिक अध्ययन पेपर की, जो डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर में 5वें पेपर के रूप में पढ़ाया जाता है। और हमने चर्चा किया था, मौर्य वंश को लेकर के शुरुआत की थी। इसमें हमने चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य वंश की स्थापना तथा उसके द्वारा विजित किए गए प्रदेशों, संधियों को जाना, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था को जाना, और इसके बाद हमने चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल की, क्योंकि बिंदुसार के बारे में बहुत सारी चीज़ों की जानकारी बहुत कम ही मिलती है और उसका कोई विशेष जो है योगदान भी नहीं था। बल्कि जो है कुछ विशेष धर्म दर्शनों में उसकी रुचि थी और बहुत कम समय तक लगभग शासन किया उसने। इसके बाद उसका पुत्र बिंदुसार का पुत्र अशोक, जिसको हम सम्राट अशोक या प्रियदर्शी अशोक के नाम से जानते हैं, आज हम लोग उसी की चर्चा करेंगे। अशोक का शासनकाल कैसा था, अशोक की धार्मिक व्यवस्था कैसी थी। इसके बाद हम लोग मौर्य वंश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था पर चिंतन करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि सम्राट अशोक का प्रारंभिक जीवन कैसा था। तो हम देख रहे हैं कि अशोक 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक शासन करता है और यह बिंदुसार के 16 रानियों में एक ऐसा पुत्र था जो सम्राट अशोक के नाम से जाना गया। ऐसा उल्लेख मिलता है कि बिंदुसार के 101 पुत्र थे, जिनमें से 99 भाइयों की अशोक ने हत्या करके जो है साम्राज्य को खड़ा किया था। और इन पुत्रों में सुमन, जिसको दिव्यावदान में सुसीम कहा गया है, सबसे बड़ा था। और उसके बाद अशोक था, उसके बाद तिष्य सबसे छोटा इसका भाई था। इसके बाद को अगर हम देखें तो इसकी माता का नाम शुभांगी या शुभद्रांगी या महाबोधि वंश में धम्मा कहा गया। तो इस सारे मतों में बहुत सारे भेद हैं, कई संदिग्ध बातें हैं माता को लेकर, पत्नी को लेकर। अशोक की भी कई रानियां का उल्लेख मिलता है, जिनमें से देवी संघमित्रा, पद्मावती, करुआकी, असंधिमित्रा, इस प्रकार से इसकी रानियों का उल्लेख है। जिनमें से अगर हम रानी पद्मावती की बात करें, जिससे कुणाल नाम का इसका पुत्र उत्पन्न होता है, और करुआकी पत्नी से तीवर नाम का पुत्र उत्पन्न होता है। तो ये तो रहा इसके जो है वैवाहिक या पत्नियों का उल्लेख। अब इसके हम राज्यारोहण की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बिना राज्यारोहण के, बिना राज्याभिषेक के
किसी भी साम्राज्य की साम्राज्यवादी नीति का पालन या साम्राज्यवादी नीतियों को नहीं किया जा सकता है। तो अशोक का जब राज्यारोहण होता है तो उस समय बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व में होती है और उसी समय जो है बिंदुसार की मृत्यु के समय जो है तक्षशिला इत्यादि का जो विद्रोह होता है उसमें उसने उसका दमन किया अशोक ने। और 273 के बाद 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हो जाता है और अपने पिता की मृत्यु के बाद जो है पुत्र को ही राज सिंहासन प्राप्त होता है। इस प्रकार अगर हम उसके राज्यारोहण और राज्याभिषेक दोनों की बात करें तो दोनों में 4 वर्ष का अंतर मिलता है। इसके अलावा अगर हम कुछ प्रारंभिक अशोक की जो महत्वपूर्ण जो विजयें थी उसकी बात करें तो चंद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण पंजाब पर अधिकार कर लिया, अर्थात कश्मीर को अभिजित नहीं किया था। ये काम अशोक के द्वारा किया गया। कश्मीर को उसने विजय किया कश्मीर को और घाटी में श्रीनगर की स्थापना की, अर्थात श्रीनगर नाम का एक नगर बसाया जो अशोक द्वारा बसाया गया था। और इस बात की जो है पुष्टि या इसका उल्लेख कल्हड़ की राजतरंगिणी में भी होता है कि अशोक ने कश्मीर की विजय की थी। इसके अलावा इसका एक महत्वपूर्ण विजय है जो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष के बाद होता है, अर्थात 261 ईसा पूर्व में 269 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक होता है इसका और 261 ईसा पूर्व में इसका जो महत्वपूर्ण विजय है, जो सबसे मुख्य विजय है, उसे हम कलिंग विजय के नाम से जानते हैं। यह आधुनिक उड़ीसा प्रांत में है जहाँ पर कलिंग को विजित किया था सम्राट अशोक ने। और ऐसा भी उल्लेख था कि इस के शासनकाल में जो 13वां शिलालेख है उसमें भी इस बात का जो है उल्लेख है कि कलिंग विजय के दौरान उसने 1.5 लाख मनुष्य बंदी बनाए, देश से बाहर ले गए और 1 लाख मनुष्य मारे गए। तो इस सारी महामारी को लेकर के या इस सारे नरसंहार को लेकर के सम्राट अशोक के हृदय में, उसके मन में, उसके अंतःकरण में बहुत दुख हुआ, बहुत खेद हुआ। और इस रक्त रंजित भीषण युद्ध को देखकर अशोक का हृदय इतना द्रवित हो गया कि वह कभी युद्ध न करने की प्रतिज्ञा कर लिया। अर्थात अशोक ने सदैयों के लिए जो है युद्ध विराम की नीति अपना ली और बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया कलिंग युद्ध के बाद। और उसने देवनाम प्रिय नाम की उपाधि भी धारण की कलिंग युद्ध के बाद। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अशोक ने शासनकाल के 13वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया, क्योंकि कलिंग उस समय एक शक्तिशाली राज्य था, कलिंग के पास एक विशाल सेना थी। और इस प्रकार कलिंग की स्वतंत्रता को समाप्त करने के लिए जो है अशोक ने निश्चय किया तथा इसके जो भीषण परिणाम हुए, रक्तपात हुए, इसको देख करके जो है कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने सदैव के लिए जो है युद्ध को समाप्त कर दिया या युद्ध की विराम नीति अपना करके बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। क्योंकि बौद्ध धर्म या बुद्ध धर्म को अपनाने वाले को अहिंसा पालन करने वाला बताया जाता है, क्योंकि उसमें हिंसा का कोई उल्लेख नहीं है, हिंसा आप नहीं कर सकते हैं। धीरे धीरे इसके हम जो है और जो धर्म थे, बौद्ध धर्म थे, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि अशोक का धर्म जो था वह कैसे कैसे जो है प्रसारित हुआ, कहाँ कहाँ प्रचार किया गया और इस धर्म की क्या विशेषताएं हैं। तो हम देख रहे हैं कि अशोक के धर्म का जो विषय है वह सत्य, अहिंसा और जीव के कल्याण
को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा माना गया है और अपना सारा ध्यान मानव कल्याण के लिए ही लगाया, क्योंकि मानव कल्याण से ही जो है अशोक ने बौद्ध धर्म पर अपना जो है एक विशाल धार्मिक साम्राज्य जिसको कह सकते हैं खड़ा किया। अशोक के धर्म या अशोक के बौद्ध धर्म के बारे में जो बुद्धम धम्मम संघम शरणम जो आस्था थी, इसका भी उल्लेख मिलता है। सबसे बड़ी बात है कि अशोक के जो धर्म की विशेषताएं थी उनमें अगर हम देखें तो सार्वभौमिकता की बात मिलती है, अर्थात इसमें सारे धर्मों का समावेश है, सभी धर्म समान रूप से इसमें मान्य हैं और सभी धर्मों में श्रेष्ठ है और सभी धर्मों का इसमें समन्वय है, सांप्रदायिकता नहीं है, संकीर्णता नहीं है और ना ही धार्मिक कट्टरता और धर्मांधता है। तो सार्वभौमिकता का तात्पर्य यही है कि सर्वधर्म में श्रेष्ठ समन्वय की बात देखने को मिलती है अशोक के धर्म में। इसके अलावा श्रेष्ठ पवित्र नैतिकता की भी बात की जाता है अशोक के धर्म में। नैतिकता होनी चाहिए, पवित्र आचरण पर बल दिया जाना चाहिए, मानव जीवन की जो नैतिक आचरण है उनको धर्म से जोड़ा जाए और शुद्ध नैतिक आचरण को अनिवार्य किया जाए। अगला है मूल धार्मिक तत्वों पर बल दिया गया, अर्थात जो बाह्य आडंबर थे, अनुष्ठान थे, उसको महत्वहीन बताया गया। जो मूल धार्मिक तत्व है, मानव कल्याण की बात करे, वही मूल धर्म है, वही दार्शनिक सिद्धांत है और जो भी बाह्य क्रिया विधि हैं, जो बाह्य आडंबर हैं जो करे जाते हैं, उसको जो है निरर्थक बताया है अशोक ने। इसके अलावा अहिंसा की बात किया गया कि अहिंसा ही उच्च है, हिंसा का यहाँ पर कोई स्थान नहीं है, अर्थात अशोक के धर्म में हिंसा का कोई अर्थ नहीं है, अहिंसा ही सब कुछ है। और सहिष्णुता की बात अगर करें तो सार्वभौम होने के कारण जो है सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार किया गया, यानी वसुधैव कुटुम्बकम की बात। तत्वों की बल की बात किया हमने कि मूल धर्म जो है, मूल बातें जो है वो धार्मिक तत्वों पर ही बल दे रही हैं और ना कि बाह्य आडंबरों पे। नैतिक आचरण की बात किया गया, अहिंसा की बात की गई। तो इन सारे चीज़ों को जोड़ करके इसके साथ साथ में अन्य धर्मों के लिए भी स्थान था। ऐसा नहीं था कि केवल आप बौद्ध धर्म का ही जो है पालन करें, बल्कि अन्य धर्मों को भी, क्योंकि सर्वधर्म समभाव की भावना थी अशोक के काल में। सभी धर्म जो है समन्वित रूप से शामिल थे, कोई किसी भी धर्म को अपना सकता था, अर्थात कोई भी व्यक्ति अशोक के धर्म को अंगीकार करके अन्य धर्म का भी पालन कर सकता था, ऐसी बातें मिलती हैं। अब हम लोग जो है मौर्यकालीन जो संस्कृतियां थीं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि मौर्यकालीन संस्कृतियां क्या थीं। तो इन संस्कृतियों में हम देख रहे हैं कि जो इनकी सामाजिक दशा थी, उस सामाजिक दशा में दो बातें मिलती हैं। एक तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के द्वारा जो विवरण मिलता है उसकी बात, और दूसरा जो मेगस्थनीज के द्वारा मौर्य प्रशासन के बारे में मिलता है उसकी किताब इंडिका से उसकी बातों को। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि मौर्यकालीन सभ्यता या अशोककालीन सभ्यता संस्कृति को लेकर के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक दशा का वर्णन करना है तो हम पहले इसमें मेगस्थनीज के सामाजिक दशा के बारे में जो बताया है, तो समाज में इन्होंने कहा कि 7 जातियां होती हैं और इसी प्रकार कौटिल्य के द्वारा भी जो है वर्ण व्यवस्था की बात की जा रही है और इन्होंने भी समाज में 7 जातियों का उल्लेख किया है और वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत 4 वर्णों का उल्लेख किया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि। और गुप्तचरों की भी बात की जा रही है। तो गुप्तचर
की जो दशा थी ये भी जो है 7 जातियों में विभक्त थी। समाज जो है नैतिक दृष्टि से उच्च कोटि का था। स्त्रियों की स्थिति संतोषजनक थी। और भोजन में अगर हम इनकी बात करें तो गेहूँ, चावल, जौ, फल, दूध, दही आदि का जो है सेवन करते थे। विवाह की बात अगर करें तो इसमें बहुविवाह प्रचलित था, जिसमें कौटिल्य के अनुसार 12 वर्ष की कन्या का विवाह 16 वर्ष के बालक से कर देना चाहिए, ऐसा उल्लेख किया गया है। और विवाह के प्रकार में जो 8 प्रकार हैं उसका भी वर्णन मिलता है। स्त्रियों का अपने पति की संपत्ति पर अधिकार था और उनको विवाह विच्छेद करने का भी अधिकार था, ऐसा कौटिल्य ने कहा है। तो मौर्यकालीन समाज में स्त्रियों का स्थान पुरुष के समक्ष गौर था, ऐसा हम देखने को पा रहे हैं। क्योंकि स्त्रियों या उनके विवाह विच्छेद को लेकर के या पति के संपत्ति के अधिकार को लेकर के इस टाइप की धारणा जो है देखने को मिल रही है। इसके अलावा खान पान हमने देख लिया। वस्त्र आभूषण को देख लेते हैं कि वस्त्र आभूषण जो है इनका सादा जीवन उच्च विचार वाला था। एक साथ लोग जो है तिपाई का आकार मेज पर रख के बैठते थे, इस टाइप से। मनोरंजन में अगर हम देखें तो नर्तकियों, गायन, द्यूत क्रीड़ा, रथ दौड़, मल्ल युद्ध आदि जो है इसके द्वारा मनोरंजन के साधन थे। शिक्षा को लेकर के अगर देखें तो शिक्षा में तक्षशिला, उज्जैन, बनारस आदि जो है शिक्षा के केंद्र थे। तो ये रही इनकी जो है सामाजिक दशा। और इसके बाद अगर हम आर्थिक दशा की बात करें तो मौर्यकालीन आर्थिक दशा का वर्णन जो है कृषक वर्ग या जो किसान वर्ग था उसी पर निर्भर था, अर्थात जो आर्थिक दशा थी कृषि पर निर्भर थी। और भूमि कर के रूप में कृषि का 1/6 भाग जो है राज्य को दिया जाता था। सिंचाई के लिए तमाम झीलों का निर्माण कराया गया। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया कि सुदर्शन नामक झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया अपने राज्यपाल सुविशाख के द्वारा। तो कहीं न कहीं सिंचाई के लिए उत्तम साधन थे, उत्तम व्यवस्था थी। इसके अलावा कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में उन अनाजों का उल्लेख किया है जो किसान द्वारा बोए जाते थे, जिसको हम देख लेते हैं। शाली, ब्रीही, कोदो, तिल, ककुनी, दादक, मूंग, उड़द, कुल्थी, जौ, गेहूँ, मटर, अलसी, सरसों इत्यादि, ईख, कपास, ये सारी चीज़ें जो आज के समय में उगाई जा रही हैं, इन सारे अन्नों का उल्लेख कौटिल्य के द्वारा किया गया। उद्योग धंधों की बात अगर करें तो उद्योग धंधों में बहुत सारे जो है वस्त्रों का व्यापार होता था। रेशम वस्त्रों का, ऊन के वस्त्रों का, आभूषणों का, लकड़ी का, रथ का, जलयान, शस्त्रों का, और व्यापार के बहुत सारे केंद्र भी थे। इसमें काशी है, कोंकण क्षेत्र है। कपास के सूत्र से बने वस्त्र 7 देशों के अच्छे होते थे, जिनमें माधुर, अपरांतक इत्यादि जो भी चीज़ें थीं। और व्यापार का अगर दृष्टिकोण देखें तो जो व्यापार था इनका बहुत दूर दूर तक था, उत्तर से दक्षिण तक देखा जाए। कौशल, कश्मीर, विदर्भ, कलिंग आदि जो है, या पूर्व पश्चिम में भी इनके जो है व्यापारिक दृष्टिकोण को देखने को मिल रहा है। धार्मिक दशा हमने देख ही लिया कि मौर्य काल में जो है या अशोक काल में सर्वप्रथम पहले जो है ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था अशोक। और ब्राह्मण धर्म के अलावा बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का भी जो है उल्लेख मिलता है। तो अगर हम अशोक के दृष्टिकोण से देखें तो ऐसे तो मौर्य काल में मुख्य धर्म जो है ब्राह्मण धर्म प्रमुख था, लेकिन धीरे धीरे स्थितियां बदलती गई और उस ब्राह्मण धर्म को जो है बौद्ध धर्म ने जगह ले लिया, जैन धर्म ने जगह ले लिया। इसके बाद इन आर्थिक या धार्मिक दशाओं में
बहुत सारे ऐसे संप्रदाय हुए जिनको हम श्वेतांबर और दिगंबर के नाम से जानते थे। और मौर्यकालीन कला की बात अगर करें, मौर्यकालीन कला कैसी थी, तो मौर्य काल में कला का जो है बहुत सारा विकास हुआ प्रचुर मात्रा में, क्योंकि वास्तुकला में स्तूप, स्तंभ, राजप्रसाद, गुफाएं या मूर्ति कलाएँ इत्यादि जो है देखने को मिल रही हैं, जिसका उल्लेख हम लोगों ने अशोक के काल में देखा। स्तूपों का निर्माण कराया अशोक ने, शिलालेखों का निर्माण कराया, स्तंभ लेखों का निर्माण कराया, गुहा लेखों का निर्माण कराया। अगर हम स्तूप की बात करें तो सांची के पास जो है अशोक के द्वारा बनाया गया एक विशालकाय, मध्य प्रदेश में है, ये स्तूप का निर्माण करवाया। स्तंभों की बात करें तो बहुत सारे स्तंभों का निर्माण किया, जिस पे अपने जो है बौद्ध धर्म के जो विचार थे उसको उल्लेख करवाया था उसने। राजप्रसाद बनवाए गए, जिनमें भवन निर्माण कला जो है बड़ी उन्नत दशा में थी। गुफाओं को काट करके, पत्थरों को काट करके जो है गुफाएं बनाई जाती थीं, उस पर उन्नत चमकती पालिश कराई जाती थी, जिनमें से नागार्जुन गुफा या नागार्जुन पहाड़ी पर गुफा, सुदामा गुफा इत्यादि को हम देख रहे हैं। इसके अलावा मूर्तियों का भी उल्लेख मिलता है, जो मूर्तिकला के रूप में हम देखते हैं। जो चवर धारणी स्त्री की मूर्ति का उल्लेख हम देख रहे हैं, जो दीदारगंज में है, तो यक्ष की मूर्ति है, बेसनगर की स्त्री मूर्ति है। तो इस टाइप की जो है मौर्यकालीन कलाओं को हम लोग देख रहे हैं। हाँ, एक चीज़ ये देख रहे हैं कि मौर्य काल में बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया था। इसके अलावा लकड़ियों का भी प्रयोग मिलता है, और भवन निर्माण में पत्थरों का भी उपयोग मिलता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि मौर्य काल की या अशोक के काल की जो भी दशाएं थीं बड़ी उन्नत दृष्टिकोण वाली थीं, उन्नत किस्म की थीं। अब हम लोग मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में या मौर्य वंश के पतन के जो कारण थे उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य का पतन क्यों हुआ। तो हम देख रहे हैं कि मौर्य साम्राज्य पतन में अनेक जो है उत्तरदायी कारण थे। तो सबसे पहले देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य इतना विशाल क्षेत्रों वाला था, और अशोक के मृत्यु के बाद पतन की ओर जो है या विघटन की ओर अग्रसर होने लगा, क्योंकि उस समय इतने विशाल साम्राज्य को चलाने के लिए कोई ऐसा शासक नहीं आया जो उसको संभाल पाता। जो सबसे पहला कारण मिलता है वो है अयोग्य उत्तराधिकारी अशोक के मृत्यु के बाद कुणाल, दशरथ, संप्रति शालिशक, देवमर्या, शतधनुष और बृहद्रथ उत्तराधिकारी हुए। जो बृहद्रथ है यही मौर्य वंश का अंतिम शासक था। इन सब में ऐसी योग्यता नहीं थी जो मौर्य साम्राज्य को संभाल पाते, इतने बड़े साम्राज्य को बनाए रखते। और इन सारे लोगों ने अपने इस राज्य कार्य में, सैनिक मामलों में कोई दिलचस्पी भी नहीं ली। सब लोग सारा भोग विलास के रूप में जो है अपना जीवन व्यतीत किए, और इसका लाभ उठा करके उस समय पुष्यमित्र शुंग नाम का एक सेनापति था, जिसने बृहद्रथ की हत्या करके जो है सत्ता हासिल कर लेता है और शुंग वंश की स्थापना करता है मौर्य वंश के पतन को करने के बाद। अर्थात बृहद्रथ की हत्या कर देता है पुष्यमित्र शुंग और शुंग वंश की स्थापना करता है। तो कहीं न कहीं केंद्रीय शक्ति इनकी निर्बल होती गई, और साम्राज्य का विस्तारपन और शासकों का अयोग्य होना मौर्य साम्राज्य के पतन का सबसे बड़ा जो है कारण बना।
इसके अलावा अगर हम दूसरे कारण को देखें तो अशोक की अहिंसा नीति भी जो है सैनिक दृष्टि से साम्राज्य के लिए घातक हो गई, क्योंकि बिना सैन्य शक्ति के किसी भी साम्राज्य को चलाया नहीं जा सकता है। और जो भी उसके उत्तराधिकारी हुए वो भी इस शक्ति को नहीं बढ़ा पाए, इस नाते मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। अगर हम अशोक के धार्मिक नीति को लेकर चलें तो अशोक के धार्मिक नीति ने हिंदुओं को, विशेषकर ब्राह्मणों को मौर्य साम्राज्य का शत्रु बना दिया गया, क्योंकि ब्राह्मण वंश या ब्राह्मण संप्रदायों का जो है इसने धीरे धीरे अवहेलना करना शुरू कर दिया और एक नए धर्म की उन्नति के लिए जो है काम किया। तो इसका भी एक कारण देखने को मिल रहा है कि ब्राह्मण धर्म या ब्राह्मण बौद्ध उन्नति में जो है इसने कोई ख़ास काम नहीं किया। इसके अलावा अगर दूसरे कारण में देखें तो अगला जो कारण है वह है अंतापुर और दरबार के षड्यंत्र या आंतरिक जो भी व्यवस्थाएं थीं उनमें भी कहीं न कहीं पारस्परिक विद्वेष, षड्यंत्र की भावनाएं चलने लगीं अशोक के मृत्यु के बाद। और उनके दरबार में कई दल जो है हो गए और इस दल के द्वारा आंतरिक विद्रोह कलह के द्वारा जो है स्थिति पर नियंत्रण जो है नहीं पाया जा सका। और इसका लाभ उठा करके जो सशक्त लोग थे, प्रांतीय अधिकारी थे, शक्तिशाली लोग थे, वह स्वतंत्र हो गए और इस मौर्य साम्राज्य को अपने हाथों में लिया। और धीरे धीरे जो है अधिकारियों का अत्याचार भी प्रजा पर, शासन पर बढ़ने लगा, क्योंकि कठोर प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा किसी भी व्यवस्था को चलाया नहीं जा सकता है। इसके साथ साथ यातायात के साधनों का भी अभाव देखने को मिल रहा है। किसी भी साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए यातायात के साधन होने चाहिए। अगर सुदूर प्रांत में हमें व्यवस्था बनानी है तो बिना यातायात के किसी भी विद्रोह को दबाया नहीं जा सकता, ना तो कोई प्रशासनिक कार्य किया जा सकता है। इसके बाद अगर हम उसी समय यवनों का आक्रमण जो है मौर्य साम्राज्य पर किया गया, पश्चिमोत्तर प्रदेशों पर मगध राज के, क्योंकि यवन देख रहे थे कि मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे क्षीण हो रहा है और उसी समय यवनों का आक्रमण होता है और इस यवनों के आक्रमण होने से भी जो है मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बनता है। इसके अलावा गुप्तचर विभाग की शिथिलताएं भी हो गईं। गुप्तचर विभाग अत्यंत क्रियाशील नहीं रह गया अशोक के काल के बाद से, उनकी भी उपेक्षा की जाने लगी और उनका जो केंद्रीय नियंत्रण था कर्मचारियों का गुप्तचरों पर, वह भी जो है स्वतंत्र होने लगा। तो धीरे धीरे मौर्य काल में राजकीय कर्मचारियों की निरंकुशता, गुप्तचरों की शिथिलता, यवनों का आक्रमण, यातायात के साधनों का अभाव, अंतःपुर या आंतरिक कलह द्वेष, अशोक की धार्मिक नीति, अशोक की अहिंसा नीति, अशोक के अयोग्य उत्तराधिकारियों के होने के नाते अशोक मौर्य साम्राज्य का जो है पतन हो जाता है। आर्थिक कारण में अगर हम देखें तो मौर्य साम्राज्य के प्रारंभ में राज्य में आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए कठोर कदम उठाए गए थे, जिसके कारण राज्य की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। लेकिन धीरे धीरे राज्य में आर्थिक संकट छा गया और मौर्य साम्राज्य के पतन का एक कारण बना, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था अगर ठीक नहीं होगी तो किसी भी साम्राज्य, किसी भी समाज, किसी भी व्यवस्था का जो है पतन धीरे धीरे हो जाता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बहुत सारे कारण हैं और इसके अलावा अशोक के जीवन को हमने देखा, अशोक के विजयों को देखा, अशोक की धार्मिक नीतियों को देखा। इसके साथ जो है अब आज का जो है क्लास यहीं पर समाप्त होता है। हम लोग अगले वीडियो में अगले वंश के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।